दोस्तों नमस्कार। 12 अक्टूबर का एक ऐसा दिन जो भारत इतिहास में अपनी अलग जगह बनाने वाला था। इसी दिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। दोस्तों आज हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको आरटीआई एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने अधिकार के बारे में जानें। दोस्तों शुरू हम बहुत ही बेसिक कंपोनेंट से कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है और क्यों जरूरी है। दोस्तों हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम अपने सरपंच, पार्षद, एमपी, एमएलए आदि चुनते हैं। हमारी टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। आपके सामने दो कैंडिडेट खड़े हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। दोनों में से आप किसी को एक को वोट देना है। आप वोट कैसे करेंगे? अपने विवेक से, अपने नॉलेज से। इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या काम किया है, आपकी टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके पास इंफॉर्मेशन यानी सूचना होगी। और अन्य शब्दों में कहें, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन यानी सूचना ही अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रियल डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हो। सूचना के अधिकार के बिना हेल्दी डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों भारत पर जब गोरे राज कर रहे थे तब एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ब्रिटिशर्स ने एनेक्ट किया था। ये कानून सभी सरकारी कर्मचारियों को कोई भी सूचना पब्लिक को देने की मनाही करता था। इसके अलावा भी ब्रिटिश कानून थे जो सूचना को आम जनता तक पहुंचने में बाधक थे। दोस्तों अब भारत की आज़ादी के बाद सूचना की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी की स्थिति के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत अपनी किस्मत खुद संविधान के रूप में लिख रहा था। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है। बहुत सारी कोर्ट जजमेंट में ये बात लिखी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, यानी अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको जानने का भी अधिकार है। लेकिन आप लोग इस अधिकार के बारे में नहीं जानते थे। नहीं भारत में इसके लिए अलग से मशीनरी थी और ना ही इसके लिए अलग से कोई कानून बना रखा था। इसकी वजह से लोग अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाए। दोस्तों अब सीधे वर्ष 1994 की तरफ जाते हैं। इस बीच बहुत सारे कोर्ट जजमेंट भी आए जो राइट टू इंफॉर्मेशन को और मजबूत बना रहे थे। सन 1994 में राजस्थान के एक छोटे शहर ब्यावर में एक ऑर्गेनाइजेशन मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS जन सुनवाई के रूप में अपना भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैंपेन शुरू करती है। इस संगठन में श्रीमती अरुणा रॉय सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थी। इस संगठन ने लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अवेयर किया, जिससे लोग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की मांग करने लगे। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सिस्टम में तभी आ सकती है जब लोगों के पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन यानी सूचना हो। वर्ष 1996 में NCPRA यानी नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत सारे RT एक्टिविस्ट के साथ मिलकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडेंस में एक RT बिल का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेजते हैं। अब इस ड्राफ्ट को एक साल अपने पास रखने के बाद वर्ष 1997 में ये ड्राफ्ट सरकार सोरी कमेटी को रिकमेंडेशन के लिए भेजती है। इसके अलावा भारत में अन्य जगहों पर भी RT से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे थे। दोस्तों इसी बीच राज्य सरकारों पर भी केंद्र का इंतजार किए बिना RT एक्ट लागू करने का दबाव बनता और बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1997 में तमिलनाडु पहला राज्य बना जिसने RT एक्ट को लागू किया। उसके बाद लंबी कतार लग गई। उसके बाद गोवा 1997 में, राजस्थान ने सन 2000 में, कर्नाटक ने सन 2000 में, दिल्ली ने सन 2001 में, महाराष्ट्र ने सन 2002 में, असम ने सन 2002 में, मध्य प्रदेश ने सन 2003 में RT एक्ट को अपने स्टेट में लागू किया। दोस्तों ये अभी हमने स्टेट लेवल पर RT एक्ट को इनेक्ट करने की बात की। अब वापस हम सेंट्रल की बात करते हैं। सेंट्रल ने आपको पता होगा, जैसे हमने वीडियो में बताया कि ड्राफ्ट सॉरी कमेटी को रिकमेंडेशन के लिए भेज रखा था। वर्ष 1998 होता है, चुनाव होते हैं और 1998 में NDA की सरकार पावर में आती है। वर्ष 2000 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से बिल अपने इलेक्शन प्रॉमिस के अनुसार NDA की सरकार पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। ये बिल भी 2 साल तक संसद में पेंडिंग रहता है। फाइनली यह बिल 6 जनवरी 2003 को प्रेसिडेंट के एसेंट पाकर एक्ट बन जाता है। लेकिन इस एक्ट में बहुत सारी कमियां रह जाती है। वर्ष 2004 में वापस इलेक्शन की तरफ भारत बढ़ रहा होता है। अपोजिशन ने इस एक्ट को बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। वर्ष 2004 में UPA की गवर्नमेंट पावर में आती है, तब वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी NSA के नाम से कमेटी फॉर्म करती है।
एनएसए की रिकमेंडेशन पर राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2004 सरकार पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। वैसे तो यह वह बिल बहुत सारे मॉडिफिकेशन के साथ लाया गया था, लेकिन इस बिल का सबसे बड़ी कमी थी इस बिल को सिर्फ सेंट्रल लेवल पर एप्लीकेबल करना, यानी लोकल लेवल और स्टेट लेवल ये बिल उन पर एप्लीकेबल नहीं होता था। आपको पता होगा कि आम आदमी का मोस्टली काम स्टेट लेवल या लोकल बॉडी से पड़ता है। सो बड़े पैमाने पर वापस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। फाइनली एक फुल फ्लेज आरटीआई बिल 2005 में लाया गया। ये बिल 15 जून 2005 को एक्ट बन गया और वर्ष 2005 के 12 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पे ही एक्ट लागू हुआ। दोस्तों 15 जून को ये एक्ट बन गया और 12 अक्टूबर को ये एक्ट लागू हुआ। इस बीच 120 दिन का फासला रहा। इस फासला रखने का महत्वपूर्ण कारण था सरकारी मशीनरी को इस एक्ट के अनुरूप डालना, क्योंकि इस एक्ट का मकसद है लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। इन्फॉर्मेशन तभी आ जाती है, तभी आएगी जब इन्फॉर्मेशन उनके पास प्रेजेंट या एप्लीकेबल फॉर्मेट में हो। तो सरकारी मशीनरी को बोला गया कि आपके पास 120 दिन है, तो आप पूरी तैयारी करो, इन्फॉर्मेशन को सही फॉर्मेट में रखो ताकि लोग मांगते ही आप इन्फॉर्मेशन दे दो। दोस्तों हमने आरटीआई एक्ट के बैकग्राउंड को विस्तार से जाना। इस एक्ट को लाने के लिए किए गए प्रोटेस्ट के, इस एक्ट को लाने के लिए किए गए स्ट्रगल के बारे में जाना। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा होता है यह हमें दिखता है, लेकिन हमें वो लोग नहीं दिखते जिसने वर्षों की घोर मेहनत से इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। द ब्लास्ट की टीम हाथ जोड़कर उन सभी प्रोटेस्टर का अभिवादन करती है। दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। नमस्कार।